गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए एक बार बताइए, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? और मैं दिख रहा हूँ, शेखर ने लिख दिया क्लियर है। ओके, पुतिन ने लिख दिया है, प्रियंका ने लिख दिया, ओके भाई, नवनीत ने लिख दिया, बढ़िया। मतलब क्लियर है सब कुछ, तो अपन क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी एक दो लोगों के मैसेज आ गए, राजेश्वरी वगैरह के, ठीक है। क्लास में थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। पीडीएफ वाइट वाली जो थी हमारी, वो थोड़ी सी साइन कर रही थी, तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। तो आप लोग मुझे फीडबैक देना कि इस तरह से अगर क्लास सही रहेगी तो अपन इस तरह से क्लास कंटिन्यू कर देंगे। अदरवाइज जो अपना पुराना वाइट पीडीएफ रहती थी उस पर अपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल अपन आज की क्लास इसी पे ही रहने देंगे, है ना। ये अच्छी लिख दी है, शेखर ने लिख दिया, इसको भी आज देख लेंगे, है ना। चलो आज देख लेते हैं भाई। और बैक्टीरियोलॉजी अपना चल रहा है। बैक्टीरियोलॉजी में 3 टॉपिक अपने हो चुके हैं। आज अपना चौथा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में हमने, भाई अपना माइक ऑन नहीं करना है किसी को भी, शिवानी। कल की क्लास में हमने बैक्टीरिया की एनाटॉमी देखी थी कि बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो होता है वो किस तरह से होता है। बहुत सारी चीजें अपन ने कल की क्लास में डिस्कस की थी। और कल के टॉपिक से ही आज का टॉपिक बहुत ज्यादा लिंक है। एक्चुअली कल हमने जो मार्फोलॉजी पढ़ी थी, मार्फोलॉजी के आधार पर ही हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन मार्फोलॉजी के अलावा और भी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे उनका अरेंजमेंट, किस तरह से वो अरेंजमेंट उनका होता है। जब उनकी स्टैनिंग करते हैं तो स्टैनिंग करने से उनकी स्टैनिंग प्रॉपर्टी किस तरह से आती है। तो ये 2-3 चीजें इकट्ठी जब करते हैं तो इकट्ठी करने के बाद उनका जो क्लासिफिकेशन बनता है, उसके आधार पर अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से, है ना। तो 3 चीजें, जब बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अपन, तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 चीज पे होगा, है ना। कौन कौन सी 3 चीज पे होगा? पहला, उसके शेप के आधार पर कि वो उसका शेप कैसा है, सर्कल में है या लॉन्ग में है या स्पाइरल में है, ये किस तरह से, है ना। बिल्कुल आखिरी में ओवरव्यू करेंगे अपन, अमोल बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ होगा भाई शेप के आधार पर। और दूसरा, अरेंजमेंट, किस तरह से वो अरेंजमेंट होता है, उनका अरेंजमेंट कैसा कैसा है अपन अभी देखेंगे। और स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेनिंग प्रॉपर्टी। स्टेनिंग प्रॉपर्टी में 2 स्टेनिंग बैक्टीरियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, एक ग्राम स्टेन और दूसरी एएफबी स्टेन। तो ग्राम स्टेनिंग में जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग के थ्रू पॉजिटिव आते हैं उन्हें अपन ग्राम पॉजिटिव, और जो नेगेटिव आते हैं उनको अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो एक जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो ग्राम स्टेनिंग के आधार पर ही होगा। तो ग्राम स्टेनिंग के आधार पर अपन बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरे ग्राम नेगेटिव। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, और फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। शेयर का ऑप्शन सब में आने लगा है रवि, बिल्कुल मैंने सब में कर दिया है। शुरुआत में नहीं था 1-2 टॉपिक में, लेकिन अब नहीं आ, अगर आपको नहीं आ, अभी भी शेयर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो एक बार उसको रिमूव करके और दोबारा से उसको डाउनलोड कर लो, तो वो शेयर का ऑप्शन आने लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ से कर दिया अपने यहाँ से, ठीक है। 3 चीजों के आधार पर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया का। तो अपन 1 बाय 1 तीनों ही चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। सबसे पहले तो अपन ने स्टेनिंग प्रॉपर्टी बोल दिया भाई, स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। शेप के आधार पर, शेप और अरेंजमेंट, ये दोनों जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। शेप के आधार पर हम बैक्टीरिया को किस किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अभी जितने भी अपने 5-6 चैप्टर स्टार्टिंग में चलेंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इसीलिए मैं एक साथ 2-2 क्लासेस नहीं कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट के फोन भी आए, मेरे पास मैसेज आए कि सर अभी आप 2-2 क्लास मत करो, इंपॉर्टेंट क्लास है, 2-2 क्लास करने से ओवरलोड होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्लास है सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में, अपन 2-2 3-3 क्लासेस अपन डेली कर सकते हैं, जब तक अपना नॉन टेक्निकल पार्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े आराम से आप पढ़ते हुए चलो, और जितने जो टॉपिक अभी चल रहे हैं सारे के सारे टॉपिक समझने वाले तो हैं ही, साथ साथ में मेमोराइज करने वाले भी हैं। रटना पड़ेगा भाई, आपको याद होना चाहिए, एक एक पेज आपको याद होना चाहिए, एक एक पेज की एक एक लाइन आपके दिमाग में बैठी हुई होना चाहिए, है ना। तो थोड़े से अभी अपन माइक्रोबायोलॉजी को थोड़े से इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, फिर अपन सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी में जब आएंगे तो अपन स्पीड से एक साथ 2-2 3-3 क्लासेस भी डेली करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला आ रहा है कोकाई। कोकाई
कैसे होते हैं भाई कोकाई? कोकाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल, इस शब्द को जरा ध्यान देना। अब स्फेरिकल मतलब होता है राउंड, या सर्कल भी अपन इसको बोल सकते हैं, लेकिन राउंड और सर्कल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कैसे कंफ्यूजन होती है? जब अपन गोल शब्द का यूज करते हैं हिंदी में, अगर अपन बोले कि कोई चीज गोल है, तो गोल शब्द से दो चीजें निकल के आती हैं। या तो रोटी है, रोटी भी एक गोल है ना, रोटी भी हमारी गोल होती है, और एक गेंद है, वो भी एक गोल होती है ना। तो रोटी और गेंद दोनों के शेप में बहुत ज्यादा अंतर है। तो वो कंफ्यूजन आपको ना हो, तो यहाँ पर राउंड शब्द ना होकर स्फेरिकल शब्द का यूज किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना आप, है ना। जब अपन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो बैक्टीरिया भले ही अपन को राउंड दिखेंगे, अपन जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसके रिजल्ट में जरूर अपन माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपी में राउंड शब्द का यूज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वहां पर अपन को 3D इमेज नहीं दिख रही, अपन को 2D इमेज दिख रही है। तो 2D इमेज देखने में अपन को ये राउंड ही दिखेगा, है ना। लेकिन ये होते कैसे हैं? ये स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मतलब ये गेंद की तरह होते हैं, है ना। तो ये जरूर आप ध्यान रखना, कोकाई का मतलब राउंड नहीं होगा, कोकाई का मतलब होगा स्फेरिकल। ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के होते हैं, या अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी गेंद की तरह। गेंद की तरह जो बैक्टीरिया होंगे, एकदम गोल, है ना। गोल मतलब रोटी की तरह गोल नहीं, गेंद की तरह गोल। गेंद की तरह जो गोल होंगे बैक्टीरिया, उन्हें अपन कोकाई कहेंगे। और ठीक है, अब ये इमेज आप देख रहे हो, जरा ध्यान से देखते हुए चलना। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये उनका अरेंजमेंट है। उनके अरेंजमेंट के आधार पर अपन बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं। कैसे भाई? कभी कभी बैक्टीरिया सिंगल होते हैं, इनको अपन सिर्फ कोकाई बोलेंगे, लेकिन कभी कभी ये दो के पेयर में होते हैं, मतलब बैक्टीरिया की दो सेल्स आपस में जुड़ेंगी और इस तरह से बैक्टीरिया होगा। इन्हें अपन बोलते हैं डिप्लोकोकाई। डिप्लो का शब्द का मतलब ही होता है दो, है ना। दो कोकाई जब आपस में जुड़ेंगी और बैक्टीरिया कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करेगा, तो इसे हम कहेंगे डिप्लोकोकाई। अगला अरेंजमेंट है टेट्राड। टेट्राड का मतलब होता है चार। टेट्रा शब्द का मतलब ही होता है चार। आपको ध्यान होगा, ट्राई, अपन ने बायोकेमिस्ट्री में डाई, ट्राई और टेट्रा करके शब्द पढ़े हैं। तो टेट्रा मतलब चार, मतलब चार चार जब बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं और फिर अरेंज होते हैं, तो इसे हम टेट्राड कहेंगे, है ना। तो पहला अरेंजमेंट हमारा डिप्लोकोकाई का, दूसरा अरेंजमेंट हमारा टेट्राड का। आगे बढ़े, अगर बैक्टीरिया के 8 बैक्टीरिया अगर आपस में जुड़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं सार्सिना। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे सार्सिना। जब 8 बैक्टीरिया की सेल्स आपस में जुड़कर अरेंजमेंट होती हैं, तो इन्हें अपन सार्सिना कहते हैं। फिर ये सब नंबर के आधार पर है, 2 तो डिप्लो, 4 है तो टेट्रा, और 8 है तो सार्सिना। फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, उनकी नंबर से मतलब नहीं है उनको कि 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 16 है, उन्हें नंबर से कोई मतलब नहीं, वो तो ग्रुप में है। ग्रुप में कैसे? जैसे अंगूर हम खरीदते हैं, तो अंगूर जब अपन खरीदते हैं तो गुच्छे में होते हैं ना, तो गुच्छों के रूप में जब बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। इनको अपन वर्ड ही है इनके लिए, स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो चेन में होते हैं, है ना, चेन बनाते हैं। जैसे माला होती है, तो माला में अब उनकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, उनको एक बैक्टीरिया दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से जुड़कर एक माला बना देगा। और माला को लैटिन लैंग्वेज में स्ट्रेप कहते हैं। स्टेप, स्टेप से ही फिर उसके बैक्टीरिया का नाम बन जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्टेप शब्द भी लैटिन शब्द है, ज्यादातर मेडिकल टर्म में लैटिन शब्द से ही मेडिकल टर्म बने हुए हैं। और स्टेप का मतलब होता है अंगूर। तो अंगूर की तरह जब बैक्टीरिया होते हैं तो स्टेफाइलोकोकस, और जब माला की तरह होते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो ये 8 तरह का अरेंजमेंट में थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं ताकि आप इनके नाम देख लें। 2 है तो डिप्लोकोकाई, 4 है तो टेट्राड, 8 है तो सार्सिना, और गुच्छों में है तो स्टेफाइलोकोकस, और चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकाइस। जूम करने की जरूरत नहीं है जयप्रकाश, सारे जूम ही तो हैं। चलो आगे बढ़े अपन। डिप्लोकोकाई जो पेयर में प्रेजेंट होंगे, आप साथ साथ में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। मेरे साथ साथ आप बिल्कुल याद ही करते चलें, ये चैप्टर बिल्कुल मेमोराइज करने वाले चैप्टर हैं। और नोट्स आपको देते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखा कि बहुत ज्यादा लेंदी नोट्स ना हो, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, है ना।
मुश्किल से 3 या 4 पेज में मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है, और उसका रीजन यही है कि जितने भी मेमोराइज करने वाले पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक एक लाइन में है, तो आप इसको जरूर याद करना, ठीक है। पेयर में जो कोकाई होते हैं कौन कौन से होते हैं? पेयर में हमारे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई पेयर में हो सकता है, एंट्रोकोकाई पेयर में होते हैं, नाइजेरिया जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, और मोरेक्सला जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, ठीक है। अब देखना जरा एक बात ध्यान से देना आप, बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं बात। बैक्टीरिया में कोई एक जीनस है तो एक जीनस की सारे जो स्पीसीज होंगी, जीनस और स्पीसीज ये क्या होती है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे अपन ने बात कर ली यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस, तो स्टेफाइलोकोकस एक जीनस हो गया। अब इसकी स्पीसीज जो होंगी वो अलग अलग हो सकती है, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक स्पीसीज है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस एक स्पीसीज है, इसी तरह से और भी है, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइट करके एक स्पीसीज है ना। तो एक ही जीनस के अलग अलग स्पीसीज होती हैं, और अलग अलग स्पीसीज की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग हो सकती है, बल्कि होती ही है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है उनकी, काफी जगह पर प्रॉपर्टी उनकी मैच भी करती है। जैसे अपन स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो हमारे लिए पैथोजेनिक है, बहुत ज्यादा पैथोजेनिक है भाई, हमें घाव पैदा कर देता है ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। लेकिन उसकी दूसरी जो स्पीसीज है स्टेफाइलोकोकस जीनस की दूसरी जो स्पीसीज है, जैसे अपन सेप्रोफाइट की बात करें या एपिडर्मिस की बात करें, तो ये जो होते हैं वो कॉमन सेल्स की तरह हमारी बॉडी पे कॉमन सेल्स की तरह रहते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में इंटर भी कर जाए तो नॉर्मली इनसे डिसीज कॉज नहीं होती, हमारे लिए ये नॉन पैथोजेनिक है ना। तो एक ही जीनस में देखो आप दोनों में कितना अंतर आ गया कि एक स्पीसीज जो है वो हमारे लिए पैथोजेनिक है, हार्मफुल है, और दूसरी स्पीसीज जो है वो हमारे लिए नॉन पैथोजेनिक है, कॉमन सेल्स की तरह हमारी बॉडी पे रह सकती है। तो एक ही जीनस में अलग अलग स्पीसीज जो होती है उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, मार्फोलॉजी में भी चेंजेस हो सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी के साथ साथ पैथोजेनिसिटी में भी अंतर हो सकता है, बायोलोजिकल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर अलग अलग होते हैं। और यही एक कारण है कि अपन को क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी अलग पढ़ना पड़ता है और सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी को अलग पढ़ना पड़ता है। सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं तो एक जीनस को अपन एक उठाएंगे तो एक जीनस में जो जो उसकी स्पीसीज होंगी उनको अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अपन को थोड़े डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है, और जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कॉमन सेल्स हैं उनको अपन को थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ता है, भाई ये नॉन पैथोजेनिक हैं और नॉन पैथोजेनिक हैं तो किस वजह से है, ये अपन सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सिर्फ आपको दिमाग में ये बिठाना है कि एक ही जीनस के अलग अलग जो स्पीसीज होंगी बैक्टीरिया की वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर एस न्यूमोनाई जो लिखा है, एस न्यूमोनाई का मतलब होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। अब स्ट्रेप्टो शब्द का जो मतलब था वो था चैन, है ना। अपन ने क्या कहा भाई, स्ट्रेप जो लैटिन का शब्द है, स्ट्रेप लैटिन शब्द का मतलब होता है माला, है ना। तो मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो माला में होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस ये जो जीनस है इसके अलग अलग स्पीसीज में एक ये वाली जो स्पीसीज है न्यूमोनाई, ये माला में प्रेजेंट नहीं होती, चेन में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि ये डिप्लोकोकाई के रूप में प्रेजेंट होती है, पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस के बाकी की जो स्पीसीज हैं वो माला में प्रेजेंट होंगी, माला के रूप में होंगी, तो उनका नाम उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकाई रख दिया। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर इसको स्ट्रेप्टोकोकाई ही क्यों रखा जाए, ये पेयर में प्रेजेंट होता है, तो कभी कभी ये माला बना भी सकता है, तो इसको इस कैटेगरी में ही रख दिया है। साथ साथ में उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी जो स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ साथ मैच करती हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जब मैच होती हैं तो उनको एक जीनस में रख दिया जाता है। तो एक जीनस में स्ट्रेप्टोकोकाई एक जीनस है, तो उसके अलग अलग जब स्ट्रेप्टोकोकाई अपन पढ़ेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकाइस में स्ट्रेप्टोकोकाइस विरिडेंस अपन पढ़ेंगे, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई तो है ही, है ना, साथ साथ में और भी है वो अपन सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर इतना जो डिस्कशन किया है वो मैंने सिर्फ इतनी बात बोलने के लिए आपसे डिस्कशन किया है कि एक ही जीनस के अलग अलग स्पीसीज की क्वालिटी अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है ना, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं अपन टेट्राड। टेट्राड मैंने कहा था वही 4 के ग्रुप में जब कोकाई प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें अपन टेट्राड बोलते हैं, और माइक्रोकोकाई एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो टेट्राड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ माइक्रोकोकाई ही एक ऐसे बैक्टीरिया हैं। दो जो कैटेगरी हैं ये बड़ी स्पेशल है, इनको जरूर आप याद रखना।
कौन कौन सी दो? पहली टेट्राड और दूसरी सार्सिना। क्यों स्पेशल है भाई? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्पीसीज है जो इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। टेट्राड के फॉर्म में सिर्फ माइक्रोकोकाई ही प्रेजेंट होती है। माइक्रोकोकाई के अलावा कोई भी स्पीसीज टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। डिप्लोकोकाई के फॉर्म में देखो आप, चार एग्जांपल मैंने रख दिए यहाँ पर। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई भी रख दिया, एंट्रोकोकाई भी रख दिया, नाइजेरिया भी रख दिया और मोरेक्सिला भी रख दिया, है ना। तो ये 4 स्पीसीज जो अपने लिए पैथोजेनिक है वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में रखे हैं। नॉन पैथोजेनिक भी डिप्लोकोकाई हो सकते हैं, लेकिन वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन टेट्राड की जब बात करेंगे, सार्सिना की जब बात करेंगे, तो इनके सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होते हैं। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब किसी प्रॉपर्टी का सिर्फ एक एग्जाम्पल हो, नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बहुत बनते हैं। तो जहां पर एक बिल्कुल स्पेशल कोई चीज आ, जैसे एक प्रॉपर्टी से सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना, तो आपको ध्यान रखना है टेट्राड मतलब माइक्रोकोकाई, और सार्सिना का जो एग्जाम्पल है, जो सार्सिना मतलब 8 के ग्रुप में, जब 8 के ग्रुप में कोकाई प्रेजेंट होंगे तो इसे अपन सार्सिना कहते हैं। और सार्सिना का जो एग्जाम्पल है वो है सार्सिना वेंट्रिकुली। सार्सिना वेंट्रिकुली जो होता है वो 8 के ग्रुप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सार्सिना शब्द से आपको मैच कर रहा है, यहाँ भी सार्सिना है, यहाँ भी सार्सिना। बैक्टीरिया के नाम में भी सार्सिना वेंट्रिकुली है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, सर सार्सिना तो दोनों जगह है, तो इसमें तो याद करने वाली कोई बात नहीं है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए जीनस के नाम में डॉट लगा के बैक्टीरिया को लिख सकता है। जैसे मैं यहाँ पर एस न्यूमोनाई लिखा है, तो यहाँ पे जीनस स्ट्रेप्टोकोकस है और न्यूमोनाई फिर उसकी स्पीसीज है ना। इसी तरह से जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात करते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को अगर अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वो उसे अपन एस ऑरियस करके लिख सकते हैं। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस की बात करेंगे तो उसे अपन एस एपिडर्मिस करके भी लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ इतना लिख सकता है कि एस डॉट वेंट्रिकुली। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस जो है वो जीनस है, एस मतलब सार्सिना और वेंट्रिकुली मतलब उसकी स्पीसीज, है ना। तो जब भी भले ही नाम आपके मैच कर रहे हैं, तब भी आपको इत्मीनान से नहीं बैठना है कि इसका तो हम आंसर दे पाएंगे। आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन जब बनाते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। और शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म आपसे अगर आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म अगर आते हैं तो ये समझ लो आपका 30% सिलेबस तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया, शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म अगर आपको आते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ बैक्टीरिया मैंने कहा क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, और जो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें अपन स्टेफाइलोकोकस कहते हैं, स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। और स्टेफाइलोकोकस में हमारी 2 स्पीसीज आपको याद रखना है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और दूसरी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस एपिडर्मिडिस। ठीक है, ऑरियस जो होता है वो पैथोजेनिक होता है, जबकि एपिडर्मिडिस जो होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है, कॉमन सेल्स की तरह हमारी स्किन पर प्रेजेंट हो सकता है। आगे बढ़े, कोकाई कुछ जो चेन में प्रेजेंट होंगे उन्हें अपन स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस में मैंने 2 एग्जांपल थोड़ी देर पहले रखे थे, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये 2 बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए पैथोजेनिक हैं। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ज्यादा याद करना है आपको, नॉन पैथोजेनिक से क्वेश्चन कम बनेंगे एग्जाम में। पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं, जो ज्यादा होती हैं। ठीक है, चलो तो ये अपन ने कोकाई देख लिया है ना। कोकाई जो स्फेरिकल शेप के होंगे, स्फेरिकल शब्द से आप याद रखना गेंद की तरह। और अरेंजमेंट में उनके, फिर अरेंजमेंट में डिप्लोकाई कोकाई हो सकते हैं, टेट्राड हो सकते हैं, सार्सिना हो सकते हैं, स्टेफाई कोकाई हो सकते हैं, स्टेफ्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला अपना जो शेप है वो है बेसिलाई। बेसिलाई ऐसे बैक्टीरिया जो रॉड शेप में प्रेजेंट होती हैं। रॉड, रॉड मतलब थोड़े से लंबे, थोड़े से लंबे जो बैक्टीरिया होंगे उन्हें अपन बेसिलाई कहते हैं। ध्यान रखना आप, बेसिलाई जो थोड़े से लंबे होंगे उन्हें अपन बेसिलाई कहते हैं। अब बेसिलाई के अरेंजमेंट के आधार पे भी उनके शेप में भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अब देखो, जब अपन गेंद की बात करते हैं तो गेंद के शेप में ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि गेंद तो हमेशा जो गोल है तो वो गोल ही रहेगी, है ना। लेकिन जब लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई, कितनी लंबाई, छोटी लंबाई भी हो सकती है, ज्यादा लंबाई भी हो सकती है ना। तो लंबाई में शेप में चेंजेस हो सकते हैं। साइज की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं,
शेप और साइज दोनों एक अलग चीज है। जैसे अपन गेंद की बात करते हैं तो गेंद के साइज में वेरिएशन हो सकता है, ये बिल्कुल सही है ना। बच्चों के लिए जो बॉल आती है वो छोटी हो सकती है, बड़ों के लिए जो आती है वो बड़ी हो सकती है ना। या फुटबॉल और अपने क्रिकेट की बॉल, दोनों में अंतर है, लेकिन शेप दोनों का एक है, दोनों जो है वो गोल है, दोनों जो है वो स्फेरिकल है। लेकिन जब अपन लंबाई की बात करेंगे है ना, तो लंबाई में शेप और साइज दोनों में ही चेंजेस हो सकते हैं। जैसे अपन बच्चों के जब क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चों के जो विकेट होंगे वो छोटे होंगे, बड़ों के जो विकेट होंगे वो थोड़े लंबे होंगे, है ना। साथ साथ में उनकी मोटाई भी ज्यादा होगी, तो शेप में उनमें वेरिएशन आ गया, है ना। तो जब भी अपन लंबाई की बात करते हैं तो शेप में वेरिएशन आ जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शेप में जब वेरिएशन आता है तो उसको अपन देखते हुए चलते हैं। पहला अपना कोकोबैसिलाई। कोकोबैसिलाई किसको बोलते हैं भाई? कोकोबैसिलाई, दो शब्द इसमें छुपे हुए हैं। कोको मतलब कोकाई की तरह है ये, बेसलाई मतलब बेसलाई की तरह है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनकी कैटेगरी एकदम फिक्स नहीं हो पाती, एकदम ना तो वो बहुत लंबे हैं ना ही वो एकदम गोल हैं, थोड़े से अगर लंबे हैं तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे कोकोबैसिलाई कहलाते हैं। एकदम गोल भी नहीं है, एकदम लंबे भी नहीं है, उन्हें हम कोकोबैसिलाई कहेंगे, है ना। दूसरे फिर वो ऐसे बैक्टीरिया जो लंबे ही है, उन्हें अपन फिर कोको गोल की कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते। इमेज को भी आप साथ साथ में देखते हुए चलो। पहली इमेज आप देखोगे तो पहली इमेज में लेंथ ज्यादा लंबी नहीं है, लेंथ छोटी सी ही है। तो छोटी लेंथ होने की वजह से इसे अपन ने बेसलाई में इंक्लूड नहीं कर पाए पूरी तरह से, इसे अपन कोको बेसलाई कहेंगे। जो थोड़े से लंबे हो गए उनको अपन ने बेसलाई कह दिया। फिर बेसलाई में अगर दो के अरेंजमेंट में बैक्टीरिया हैं तो इन्हें अपन डिप्लो बेसिलाई कहते हैं, डिप्लोकोकाई की तरह। ये बिल्कुल, इसको याद करने में ज्यादा समय दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे डिप्लोकोकाई थे, जब दो कोकाई आपस में जुड़कर डिप्लोकोकाई बना रहे थे, उसी तरह से बेसिलाई भी दो के पेयर में जुड़ सकते हैं, उन्हें अपन डिप्लो बेसिलाई कहते हैं। और आगे फिर कुछ बेसिलाई जो होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट भी बनाते हैं, अलग अलग एंगल पर। अलग अलग कोई एंगल है ही नहीं उनका, किस तरह से जुड़ना है कोई भरोसा नहीं। इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है इन्हें अपन पेलिसेड्स कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग भी है। पेलिसेड्स जिनका कोई फिक्स एंगल नहीं है कि किस एंगल पे जुड़ा। देखो जब अपनी चेन बन रही थी, है ना, जब अपन कोकाई की चेन बन रही थी तो कोकाई की चेन में भी एक सिंपल अरेंजमेंट था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ा ना। यह जब अपन बेसिलाई में भी अगर चेन बन सकती है तो वो जुड़ेगी, तो वो कैसे जुड़ेगी? एक चेन के फॉर्म में जुड़ेगी। लेकिन कुछ बेसिलाई जो होते हैं वो किसी फिक्स एंगल पर नहीं जुड़ते, हर किसी एंगल पर जुड़ जाते हैं, तो उन्हें अपन पेलिसेड्स कहते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, ध्यान में याद करते हुए चलना, मेरे साथ साथ आप याद भी करते हुए चलो टॉपिक को। पहला अपन कोकोबैसिलाई की बात करेंगे, जिसमें बैक्टीरिया की लंबाई उनकी चौड़ाई के लगभग लगभग बराबर होती है। तो कई बार तो अपन जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोपी में ये डिफाइन ही नहीं कर पाते, अपन पता ही नहीं कर पाते कि इनको अपन कोकाई बोले कि बेसिलाई बोले, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है। जैसे अपन इसको अंडे से एग्जाम्पल ले सकते हो, हालांकि अंडा का जो शेप होता है उसे ओवल बोलते हैं, है ना। अंडे के शेप को अपन ओवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो किनारों पर वो थोड़ा पतला होता है ना, तो इसे अपन ओवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप अंडे से इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो कि दोनों तरफ से इसकी थोड़ा सा गोल भी है और थोड़ा सा लंबा भी है। कोकोबैसिलाई के जो एग्जाम्पल हैं याद रखना है आपको, एच इन्फ्लुएंजा मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और यर्सीनिया पेस्टिस और बोर्डेटेला, ये तीन जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे कोकोबैसिलाई के अंदर इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, एक बार जरा और फिर से रिपीट करें। एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यर्सीनिया पेस्टिस और बोर्डेटेला, तीन जो बैक्टीरिया की स्पीशीज होंगी वो कोकोबैसिलाई होती हैं। डिप्लोकोकाई में हमारे कौन कौन से आते हैं भाई? सॉरी मैंने डिप्लोकोकाई बोल दिया, अभी अपन बेसिलाई पढ़ रहे हैं। डिप्लोबैसिलाई, डिप्लोबैसिलाई में हमारे जो पेयर में बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं उसमें दो एग्जांपल याद रखना है आपको। पहला कोक्सिएला वर्नेटी और दूसरा मोरेक्सिला बोविस। ये दो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे डिप्लोबैसिलाई के अंदर इंक्लूड होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में एक और बड़ी दिक्कत आती है,
बैक्टीरिया के जो नाम होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, अपन को याद करने में दिक्कत आती है भाई। इनको याद कैसे करो, कई बार तो पढ़ने में ही बड़ी समस्या आती है अपन लोगों को। जैसे कोक्सिला बोर्नेटी और मोरेक्सिला बोविस, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में तो यूज हो नहीं रही है नाम, तो अपन को याद करने में थोड़ी समस्या जरूर आती है। तो आपको इनके बच्चों के नाम पे याद रखना है कि कोई बच्चे रख लो आप, है ना। कैसे याद कर सकते हो, याद करने के लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक दूं यहाँ पर। ट्रिक अपनी बहुत चलेगी माइक्रोबायोलॉजी में, आखिरी आखिरी में जब अपन ओवरव्यू करेंगे तो पूरा शायरी पे ही चलेगी अपनी माइक्रोबायोलॉजी। याद अभी फिलहाल थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप बच्चों के रख लो भाई, आपके आस पड़ोस में मान लो 6-7 बच्चे हैं, तो 6-7 बच्चे में किसी का गोल मुंह वाला बच्चा है, कोई लंबे मुंह वाला बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसका लंबा भी है और थोड़ा गोल भी है ना। तो सबके नाम आप अलग अलग रखोगे, तो थोड़े से स्पेशल नाम आपको रखना है। आपको तो ऐसा रखना है भाई कि पूरी कॉलोनी में क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। तो आप बैक्टीरिया के नाम पे उनका नाम रख सकते हो। कैसे? जिनका मुंह ना लंबा है ना गोल है, बीच की कैटेगरी में हो, तो उसको बच्चों को नाम रख दो आप। एक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दूसरा है यर्सीनिया पेस्टिस और तीसरा है हमारा बोर्डेटेला पर्टिसिस, है ना। जो जो बच्चे दो दो के पेयर में हमेशा जोड़े में ही खेलते रहते हैं वो हमारे बच्चे हैं कौन कौन से? एक कोक्सिला वोर्नेटी और दूसरा मोरेक्सिला बोविस। ये दो बच्चे ऐसे हैं वो हमेशा जोड़े में ही रहते हैं, है ना। और पेलिसेड्स में हमारे एग्जांपल कौन से आएंगे? सिर्फ एक ही है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो इसको तो याद करने में ज्यादा बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जब अपन आगे पढ़ेंगे तो इसे अपन चाइनीज लेटर पढ़ते हैं। जब इसकी मार्फोलॉजी देखते हैं तो ये चाइनीज लेटर में आता है। चाइनीज लेटर कैसे होते हैं भैया? आपने कभी चाइनीज मूवी देखी हो और वहां पर जगह जगह पोस्टर लगे रहते हैं, तो वो चाइनीज लेटर का कोई भरोसा नहीं है कि किस तरह से लेटर बने हुए हैं, है ना, इस तरह से। तो इस तरह के मतलब दो बेसलाई जुड़ेंगे, लेकिन उनका 2 या 3 बेसलाई जुड़ेंगे तो लेकिन उनका किस एंगल पे जुड़ रहा है कोई भरोसा नहीं है। चाइनीज लेटर अरेंजमेंट अपन बोलते हैं। ये कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया में होता है ना। एल शेप भी हो सकता है, बी शेप भी हो सकता है। बहुत बढ़िया ऋषभ, सही कह रहे हो आप। क्यूनिफॉर्म भी अपन उसको बोल सकते हैं, है ना। तो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया तो याद करने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको। इसका कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये कोकोबैसिलाई है, डिप्लोकोकाई है, पेलिसेड्स है, तो आपको ध्यान रखना है पेलिसेड्स के अंदर ये आएगा, क्योंकि ये किसी भी फिक्स एंगल पर नहीं होते, किसी भी फिक्स एंगल पर ये कनेक्ट नहीं होते, अरेंज नहीं होते। आगे बढ़ते हैं अपन। कोकाई और बेसिलाई, ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे कोकाई और बेसिलाई के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका शेप और अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। उन्हें अपन अदर कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो अदर कैटेगरी में कौन कौन से हैं? 3 कैटेगरी अपनी और हैं अपनी। पहली अपनी विब्रियो मतलब ऐसे शेप वाले बैक्टीरिया जो कोमा वाले होते हैं, कोमा शेप। एक तरफ से थोड़े से मोटे हैं और दूसरी तरफ से थोड़े से पतले हैं। कोमा, जैसे अपन हिंदी में कोमा लगाते हैं ना भाई, हिंदी में कोमा कैसा लगता है हमारा? कुछ इस तरह से लगता है ना, हिंदी का कोमा। तो एक तरफ से कोमा जो रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है, दूसरी तरफ से थोड़ा पतला रहता है। तो कोमा शेप के जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारे विब्रियो कहलाते हैं। कर्ब, या अपन इसे कर्ब रॉड भी कह सकते हैं कि लंबे तो है लेकिन थोड़े से मुड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि अपन जब हिंदी लिखते हैं तो अपन ऐसा थोड़ी करते हैं कि एक तरफ थोड़ा मोटा बना दिया, दूसरी तरफ थोड़ा पतला बना दिया। अपन तो जस्ट ऐसा बना देते हैं हल्का सा। जब अपन हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में जो कोमा लगाते हैं अपन, या इंग्लिश में अपन जो कोमा लगाते हैं, तो उसमें अपन हल्का सा एक मोड़ देते हैं ना। तो जब कर्व शेप के जो बेसलाई होंगे या फिर जो कोमा शेप के जो बेसलाई होंगे वो हमारे विब्रियो की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। तो इसका एग्जांपल तो याद करने में कोई समस्या नहीं है। विब्रियो का एक ही एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा, ये आपको याद रखना है। दूसरे होते हैं हमारे स्पाइरिलम। स्पाइरिलम कैसे होते हैं? जो रिजिड स्पाइरल होते हैं। ध्यान देना आप, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग जैसे। स्प्रिंग हमारे पेनों में पहले यूज होती थी, चुटपुट वाले पेन अपन खरीद के लाते थे, उसमें स्प्रिंग आती थी। या अपन स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं तो स्प्रिंग खरीद के लाते हैं। तो किसी स्प्रिंग की तरह जब शेप होता है तो वो या तो उसे अपन स्पाइरिलम बोल सकते हैं या फिर अपन उसको स्पाइरोचेट बोल सकते हैं। 2 कैटेगरी है, स्पाइरिलम और स्पाइरोचेट। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ये इस पे जरा ध्यान देना आप। जो रिजिड स्पाइरल होते हैं वो हमारे स्पाइरिलम कहलाते हैं,
जो फ्लेक्सिबल स्पाइरल होते हैं वो हमारे स्पाइरोचिएट कहलाते हैं। दोनों में क्या अंतर है भाई, समझ में आ रहा है आपको? जो रिजिड, रिजिड का मतलब इनमें स्प्रिंग कम ज्यादा नहीं हो रही। आपने कभी पेन की स्प्रिंग निकाल के देखी है? पेन जो चिटपुट वाले पेन आते थे उसकी स्प्रिंग कभी निकाल के देखना, या आप कभी स्पाइरल बाइंडिंग कराते जो स्प्रिंग है उससे हम लंबी छोटी कर सकते थे ना। तो इस ये जो कैटेगरी है वो हमारी फ्लेक्सिबल कहलाएगी। फ्लेक्सिबल, अगर स्पाइरल फ्लेक्सिबल में है तो वो उसे हम स्पाइरोचेट कहेंगे। लेकिन मान लो वो स्प्रिंग जो है वो प्लास्टिक की नहीं बनी, वो किसी लोहे की बनी, और लोहा जो है वो बहुत हार्ड है ना, तो वो स्प्रिंग जो होगी वो फिर फ्लेक्सिबल नहीं होगी। तो जब फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो उसे हम स्पाइरिलम कहेंगे, और अगर फ्लेक्सिबल होगी तो उसे अपन स्पाइरोचेट कहेंगे, है ना। ध्यान देना आप, दोनों में ये दोनों अंतर है। इसे अपन कॉर्क स्क्रू सेप बैक्टीरिया भी कहते हैं। कॉर्क स्क्रू क्यों कहा अपन ने? क्योंकि बोतल के जो ढक्कन होते हैं, तो ढक्कन के अंदर की जो स्प्रिंग होगी वो फिक्स होगी, उसमें कोई फ्लेक्सिबल के होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि बोतल के जो ढक्कन होती है उसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप की होती है ना। तो कॉर्क स्क्रू के एग्जांपल अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये कॉर्क स्क्रू वाले शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरिलम वाले। और इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं? हमारे दो हैं, हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना आपको। पहला है कैंपिलोबैक्टर जेजुनी और दूसरा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे स्पाइरिलम शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, स्पाइरोचेट की बात करेंगे जो कि थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं और हेलिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। हेलिकल का मतलब क्या हुआ? देखो, जब स्प्रिंग पास पास में है तो वो हमारे स्पाइरिलम हो गए। उसी स्प्रिंग को आप थोड़ा सा खींच दो तो उसे अपन हेलिकल बोलते हैं। जैसे अपना डीएनए जो होता है वो हेलिकल शेप में होता है। समझ में आ रहा है आपको? हेलिकल शब्द का मतलब हुआ स्प्रिंग जो है वो थोड़ी सी खिंची हुई है। अपन ऐसे करके याद कर सकते हो, जैसे आप इसकी स्प्रिंग को खींचोगे तो वो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, तो उसके जो सर्कल होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे, इसे अपन हेलिकल शेप बोलते हैं। तो हेलिकल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं जो थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होते हैं, उन्हें अपन स्पाइरोचेट के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और इसमें आएंगे कौन कौन से एग्जाम्पल, याद रखना है आपको। एग्जाम्पल आपको याद होना ही होना चाहिए, कौन सा बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोचेट में हमारे ट्रिप्नोमा आएंगे, ट्रिप्नोमा पैलिडियम बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसमें। लेप्टोस्पाइरा आएंगे, ये अपन पढ़ेंगे लेप्टोस्पाइरा को। और बोर्डिटेला आएंगे, बोर्डिटेला पर्टुसिस। अपन ने एग्जांपल में कल परसों पैथोजेनिसिटी पढ़ा था, बूफिंग कफ प्रोड्यूस करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है बोर्डिटेला। ट्रिप्नोमा, लेप्टोस्पाइरा और बोर्डिटेला, ये तीन एग्जांपल जो है वो स्पाइरोचेट के हैं। कैंपिलोबैक्टर जोजुने और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जो बैक्टीरिया है ये वो स्पाइरिलम के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कहाँ होता है ये सब अपन पवन सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप अभी पेशेंस रखें। आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक बैक्टीरिया अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा जब अपन एनाटॉमी पढ़ रहे थे बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस हमेशा रहते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी कोई एक ऐसी चीज जो सबसे अलग हटके है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी बैक्टीरिया हैं उसमें एक बैक्टीरिया बिल्कुल अलग हटके है, माइकोप्लाज्मा। कैसे है अलग हटके? इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल नहीं होती तो उसकी वजह से इसकी कोई स्टेबल मॉर्फोलॉजी होती ही नहीं है ना। कोई सिंगल शेप में, सिंगल फिक्स्ड शेप में नहीं होता ये ना कोकाई होता है, ना बेसिलाई होता है, ना स्पाइलियम होता है, ना विब्रियो होता है ना। इसका कोई सिंगल शेप नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल नहीं होने की वजह से इसका कोई शेप होगा ही नहीं। कुछ और बैक्टीरिया भी हैं, है ना। कौन कौन से? एक्टिनोमाइसिटेस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रांचिंग फिलामेंट बनाते हैं। ब्रांचिंग फिलामेंट का मतलब क्या हुआ कि ये बैक्टीरिया जब आपस में जुड़ेंगे तो वो पेड़ के शाखाओं की तरह जुड़ते हैं, कि एक जुड़ेगा और एक से फिर शाखा बनकर दूसरे जुड़ेगा, फिर तीसरे जुड़ेगा। जैसे पेड़ रहता है ना, पेड़ कैसा रहता है भाई, अपना एक तना आया, तना से फिर ऊपर दो तीन निकल गया, फिर दो तीन से फिर और जुड़ गया, और दो तीन से, इस तरह से ना एक के बाद। तो ये शाखाओं के रूप में जुड़े हुए रहते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्टिनोमाइसिटेस। एक्टिनोमाइसिटेस जो होते हैं वो ब्रांचिंग फिलामेंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और कई बार ये
रेडिएटिंग सनरेज की तरह भी दिखते हैं। रेडिएटिंग सनरेज, रेडिएटिंग सनरेज इसका मतलब क्या है? आपने बचपन में पेंटिंग की होगी, बचपन में हम पेंटिंग करते थे तो हमको एक ही पेंटिंग बनाना आती है सबको, ज्यादातर बच्चों को। कौन सी पेंटिंग? एक सूरज बना दिया और सूरज के चारों तरफ उन्होंने रेज निकाल दी। बनाते थे आप लोग? कितने लोगों ने बना दिया सूरज इस तरह से, है ना? तो इसमें क्या मतलब है कि बैक्टीरिया किसी एंगल से जुड़ गए और कुछ इस तरह से जुड़ गए, है ना? तो इसे अपन रेडिएटिंग सनरेज बोलते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ये एक्टिनोमाइसीटेस का होता है। अब देखना थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रांचिंग फिलामेंट वाले जो होते हैं उन्हें अपन फंजाई बोलते हैं, फंगस के अंदर इंक्लूड होते हैं। हालांकि माइकोलॉजी, ये माइकोलॉजी का पार्ट होता है, माइकोलॉजी में फंगस इंक्लूड होते हैं, फंगस, फंजाई। लेकिन फंगस को अपन को पढ़ना नहीं रहता एग्जाम में, माइकोलॉजी से कभी क्वेश्चन नहीं आया अभी 7-8 साल का अपना जो अपन देखते हैं। तो ना तो वो कभी सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आते हैं, ना स्टेट लेवल के एग्जाम में आते हैं, फंगस से क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैंने फंगस का क्यों एग्जाम्पल रख दिया, जिक्र क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसीटेस, ये पहले फंगस माने जाते थे, इन्हें पहले माइकोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता था, इनको फंगस माना जाता था। लेकिन बाद में देखा गया कि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो किसी बैक्टीरिया की तरह है, तो इनको फिर बैक्टीरियोलॉजी में इंक्लूड कर दिया गया। एक्टिनोमाइसीटेस जो होते हैं वो पहले फंगस की कैटेगरी में आते थे, फंगस माने जाते थे, लेकिन अब ये बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, तो अपन बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। क्यों आते थे फंगस की कैटेगरी में? क्योंकि फंगस जो होते हैं वो ब्रांचिंग फिलामेंट बनाते हैं। जितने भी फंगस होते हैं, फंगस हालांकि अपन पढ़ नहीं रहे हैं, फंगस के अंदर फंगस जो होते हैं वो ब्रांचिंग फिलामेंट बनाते हैं, छोटे छोटे पौधों के रूप में अपन इनको याद कर सकते हैं, जैसे अपनी दूर्वा रहती है ना? तो ब्रांचिंग फिलामेंट हालांकि होते फंगस हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है जो ब्रांचिंग फिलामेंट बनाता है, एक्टिनोमाइसीटेस, और एग्जाम्पल अलग है, बाकी के सभी से अलग है, तो आपको याद रखना है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। एक शेखर ने लिखा है टॉक्सोनोमिकल अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसको अपन स्यूडो हाइप बोलेंगे। ओके चलो, तो ऐसे बैक्टीरिया को अपन एक्टिनोमाइसीटेस कहते हैं। तो इस तरह से अपन बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। ये तो अपन ने शेप और अरेंजमेंट के आधार पे डिस्कस कर लिया। फिर मैंने आगे बात कही कि भाई बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर भी होगा। वो स्टेनिंग किस तरह से कर रहे हैं? जब अपन ग्राम स्टेन से कर रहे थे, वो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव आ रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव आ रहे हैं, या फिर ग्राम स्टेनिंग से स्टेन हो ही नहीं पा रहा है, उनके लिए कोई अलग स्टेनिंग करना पड़ रही है, ए बी स्टेनिंग, जेड एन स्टेनिंग उनके लिए अपन कर रहे हैं। तो उस कैटेगरी के आधार पर भी फिर बैक्टीरिया को अपन क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना? तो कैसे कैसे कर रहे हैं अपन? अब देखो, अभी अपन ने जो पढ़ा है उसको इंक्लूड करके ग्राम स्टेनिंग में देखा जाता है। जब ग्राम स्टेनिंग में बैक्टीरिया किस कैटेगरी में दिख रहा है, उस आधार पर कौन कौन सी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है हमारी ग्राम पॉजिटिव कोकाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। इसमें दो शब्द आ रहे हैं अपने, ग्राम पॉजिटिव और दूसरा शब्द आ रहा है कोकाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अपन ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम स्टेनिंग करने पर ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमको लाइट ब्लू पर्पल कलर के दिखेंगे, तो इन्हें हमने ग्राम पॉजिटिव बोल दिया। लेकिन जब इनका शेप देखेंगे तो शेप में ये राउंड शेप में दिखेंगे। राउंड मैंने शब्द इसलिए बोला क्योंकि माइक्रोस्कोपी में अपन को स्फेरिकल नहीं दिखते, अपन को गेंद नहीं दिखती। गेंद को भी अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, छोटी सी गेंद को, तो वो भी अपन को राउंड दिखेगी, है ना? तो ये राउंड दिखते हैं और ग्राम पॉजिटिव दिखते हैं, इसलिए अपन इनको ग्राम पॉजिटिव कोकाई कहेंगे। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई में अपन ने अरेंजमेंट देखा था, तो पहला अरेंजमेंट अपना क्लस्टर था। वो क्लस्टर में जो होते हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होते हैं, चेन में जो होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस पाइजनस होते हैं, और पेयर में जो होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई होते हैं। ये तीन एग्जांपल आपको याद रखना है जीपीसी के अंदर, है ना? शॉर्ट फॉर्म में जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई को अपन शॉर्ट फॉर्म में जब बोलेंगे तो जीपीसी बोलेंगे। जीपीसी में हमारे तीन एग्जांपल हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजनस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत चांस होते हैं। ये जो टेबल अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं इसको। मान लो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मैं सिर्फ हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। चार एग्जांपल हैं और चार एग्जांपल में अगर इनमें से कोई भी एग्जांपल में है, इसका मतलब वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है?
या फिर कई बार अपोजिट करके भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इनमें से किस कैटेगरी में इंक्लूड होता है या किस शेप में आता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है या ग्राम नेगेटिव कोकाई है, तो फिर अपना आंसर जो होगा वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होगा, है ना। मतलब दोनों ही एंगल से आपको याद रखना है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर हमारे कौन कौन से आएंगे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आएगा, पाइजोनिस आएगा और न्यूमोनाई आएगा। हालांकि तीनों के अरेंजमेंट जो है वो भी अलग अलग हैं। क्लस्टर में हमारा ऑरियस आएगा, चेन में हमारा पाइजोनिस आएगा और पेयर में हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई आएगा, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कोकाई दूसरी कैटेगरी है हमारी, ग्राम स्टेनिंग से करेंगे तो ग्राम नेगेटिव होंगे ये। ग्राम नेगेटिव कोकाई में एक ही जीनस आपको याद रखना है, नाइजीरिया। लेकिन नाइजीरिया की दो स्पीसीज हमारे लिए इंपोर्टेंट है, एक नाइजीरिया गोनोरिया और दूसरी है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। नाइजीरिया गोनोरिया जो होते हैं वो किडनी शेप के होते हैं, किडनी जिस तरह से किडनी होती है उस तरह के होंगे, मतलब दो दो के पेयर में प्रेजेंट होंगे गोनोरिया भी, लेकिन ये किडनी जैसे होंगे। और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो होते हैं वो लेंस शेप में होती है, लेंस मतलब चश्मों के जो लेंस होते हैं उस तरह के शेप में होंगे हमारे नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। याद रखना आपको, बड़े इंपोर्टेंट है ये, किडनी शेप मतलब गोनोरिया और लेंस शेप मतलब मेनिंजाइटिस। तीसरी कैटेगरी है हमारी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, जीपीबी बोलेंगे अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में, कई बार शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं अपन को, तो ध्यान रखना है अपन को। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में हमारे अरेंजमेंट में ही साथ साथ आप देखते हुए चलना, घर की दीवार पे चिपका लेना ये वाली टेबल आप नोट्स में जो है। हमेशा बोलता हूं मैं, इस तरह की चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए, टेबल वगैरह, उनको आप कोशिश करो एक दीवार बनाओ, दीवार में इस तरह की टेबल वगैरह चिपका दो, तो बार बार आप देखते जाओ, क्योंकि बार बार देखने से ये चीजें याद हो पाती हैं। चाइनीज लेटर में हमारे होते हैं कॉरिनोवेक्टम डिप्थेरिया, अपन जब इसकी डिटेल में आएंगे तो चाइनीज लेटर दिखता कैसे वो अपन डिस्कस करेंगे। ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक मतलब अपन ने जब मार्फोलॉजी देखी थी आपको ध्यान होगा, ड्रम स्टिक ढोल बजाने वाले स्टिक, ड्रम स्टिक की तरह दिखते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस और बॉटुलिज्म के लिए कोई फिक्स अपीयरेंस नहीं है, तो आपको अपीयरेंस नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। बम्बू स्टिक में होते हैं हमारे बेसिलस एंथ्रेसिस। बम्बू स्टिक मतलब बांस की तरह, बांस का डंडा जो रहता है, बांस का डंडा कैसा रहता है भाई, बांस का डंडा, आपने बांस का पेड़ देखा है कभी, बांस के पेड़ में कैसा रहता है, लंबा रहता है लेकिन बीच बीच में गठान रहती, गांठ रहती बीच बीच में, है ना। अब यहाँ पर गांठ जैसा क्यों बन रहा है, क्योंकि बेसलाई आपस में जुड़ते हैं चैन की फॉर्म में, लंबे जुड़ते हैं, लेकिन जब वो जुड़ते हैं तो वो गांठ के फॉर्म में हमको दिखते हैं। जब अपन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि कोई ये अपन माइक्रोस्कोप में बांस देख रहे हैं, बंबू देख रहे हैं। तो बंबू स्टिक की तरह जो बैक्टीरिया है वो हमारे बेसिलस सिंथेसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं, चौथी कैटेगरी हमारी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की, जीएनबी बोलेंगे अपन। जीएनबी बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अंदर। कौन कौन से हैं जरा ध्यान रखना आप, इनमें अपीयरेंस बहुत ज्यादा नहीं है तो अपीयरेंस पे भले ही फोकस मत करना आप, अपीयरेंस अपन को याद नहीं करना, अपन को एग्जाम्पल याद रखना है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के एग्जाम्पल सबसे ज्यादा है, कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई। पहला ई कोलाई, फुल फॉर्म इसका इश्चेरेशिया कोलाई, दूसरा है क्लेप्सिला न्यूमोनाई, तीसरा है प्रोटियस, चौथा है स्यूडोमोनास एरिज़ोनेसा, पांचवा है सिजेला, छठवा है साल्मोनेला और सातवां है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सॉरी हीमोफिलस नहीं है, 6 ही है हमारे, 6 ही है, आपको 6 ही याद रखना है ना, 6 का याद रखना, क्योंकि 6 जो है वो हमारे पैथोजेनिक है, हालांकि इनके अलावा भी नॉन पैथोजेनिक भी होंगे, लेकिन 6 याद रख लो आप सिर्फ इतना, इकोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, सिजेला और साल्मोनेला। अब जरा ध्यान देना आप, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अपन ने देखा भाई, अपन ने इससे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखे थे तो उनमें अपीयरेंस भी था, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट में था, तो उससे अपन को बैक्टीरिया को पहचानने में आसानी हो गई थी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोपी से अपन देखेंगे तो बैक्टीरिया को अपन आराम से पहचान सकते हैं। चाइनीज लेटर दिख गया मतलब क्लोस्ट्रीडियम है, बम्बू स्टिक दिख गया मतलब बेसिलस एंथ्रेसिस है ना। लेकिन जब अपन ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की बात करते हैं तो इसमें अपीयरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब जितने भी ये बैक्टीरिया है, चाहे अपन ई कोलाई की बात कर लो, क्लेप्सिला की बात कर लो, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, सिजिला, साल्मोनेला, सारे जो बैक्टीरिया है जब अपन उनकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोपी में वो एक जैसे ही दिखते हैं, और एक जैसे दिखने की वजह से इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन को काफी सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट अपन करेंगे, ये बायोकेमिकल टेस्ट अपन आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा
ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, शॉर्ट फॉर्म में अपन बोलेंगे जीएनसीबी। जीएनसीबी जीएनसीबी के अंदर हमारे 3 आएंगे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यर्सीनिया पेस्टिस और बोर्डेटेला। 3 स्पीसीज में एक यर्सीनिया पेस्टिस ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी अपीयरेंस थोड़ी अलग होती है, सेफ्टी पिन की तरह दिखते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेफ्टी पिन की तरह दिखते हैं। क्यों दिखते हैं ये अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। सेफ्टी पिन की तरह, जैसे सेफ्टी पिन के मुझसे ही कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ स्टूडेंट, सेफ्टी पिन क्या होता है। महिलाएं लोग, फीमेल जो लोग कभी कभी सेफ्टी पिन लगाती है ना, साड़ी वगैरह में पिन जो यूज होती है ना, तो पिन की तरह ये दिखते हैं, सेफ्टी पिन की तरह। ये वाले कौन से, यर्सीनिया पेस्टिस। आगे बढ़ते हैं अपन, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है वही, और इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसमें मेमोराइज करना है आपको, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा और समझाते हुए चल रहा हूं। विब्रियो क्लेरा, विब्रियो शेप के जो बैक्टीरिया होंगे उसमें तो याद करने में कोई समस्या ही नहीं है। विब्रियो बेसिलाई हमारे कोमा शेप के होंगे। विब्रियो क्लेरा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल। स्पाइरोचेट के अंदर अपन ने डिस्कस किया था, वही स्पाइरल शेप के होते हैं, ट्रिप्नोमा, लेप्टोस्पाइरा और बोरेलिया। ये 3 बैक्टीरिया आपके स्पाइरोचेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। गर्ल्स को बिल्कुल पता होगा, ठाकुर सही लिखा है आपने, गर्ल्स ने तो बिल्कुल, बॉयज ने भी देखे ही होंगे भाई। अदर में फिर जिनके कोई शेप नहीं है उनको अपन अदर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और प्लियोमार्फिक अपन इनको बोलते हैं, प्लियोमार्फिक मतलब इनकी कोई शेप नहीं है ना। कौन कौन से एग्जांपल हैं हमारे, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था मैंने, सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल की वजह से उसका कोई शेप भी नहीं होता। लेकिन उसके अलावा रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया, ये 2 बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जिनका कोई फिक्स शेप नहीं है, ये याद रखना है आपको, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक, आगे एक कैटेगरी है अपनी एसिड फास्ट बेसिलाई। ऊपर अपन ने जितने भी बैक्टीरिया थे वो अपन ने ग्राम स्टेनिंग के आधार पर डिफरेंशिएट किए हैं। ग्राम स्टेनिंग में जो ग्राम पॉजिटिव थे वो ग्राम पॉजिटिव आ गए हैं, और जो ग्राम नेगेटिव वो ग्राम नेगेटिव। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको ग्राम स्टेनिंग जब करते हैं तो वो स्टेन अच्छे से हो नहीं पाते, तो उनके लिए फिर हमारे जो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट, एक का नाम है जील और दूसरा का नाम है नीलसन, दोनों ने मिलकर एक स्टेनिंग बनाई, जील नेल्सन जिसको अपन बोलते हैं। एएफबी स्टेन भी अपन उसको कॉमनली बोलते हैं, और उस आधार पर फिर उन्होंने उनकी स्टेनिंग की। ऐसे जो बैक्टीरिया हैं जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेनिंग नहीं हो पाते और एसिड फास्ट स्टेनिंग से स्टेन हो पाते हैं, उनको अपन एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको एएफबी भी कहते हैं, एएफबी। एएफबी में हमारे 2 बैक्टीरिया आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी लिस्ट भी बड़ी लंबी है एएफबी की, है ना। आप इतना शॉर्ट में अपन ही पढ़ रहे हैं, अपन आगे चल के एएफबी का पूरा एक टॉपिक, 1 घंटे की क्लास एएफबी अकेले पे ही होने वाली है ना। एएफबी में फिलहाल अभी आपको 2 एग्जाम्पल तो आपको याद होना ही होना चाहिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये दोनों जो होते हैं वो एएफबी बैक्टीरिया होते हैं, है ना। नोट्स जो आपको मिले हैं, जीपीसी क्लस्टर में कैसे दिखता है, जीपीसी चेन में कैसे दिखता है, जीपीसी पेयर में कैसे दिखते हैं, किडनी शेप कैसे दिखते हैं, लेंस शेप कैसे दिखते हैं, चाइनीज लेटर कैसे दिखते हैं, ये सब आपके नोट्स में इंक्लूड है, तो इनकी इमेज के थ्रू आप एक बार देख लेना, है ना। चाइनीज लेटर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कोई फिक्स एंगल नहीं है ना, तो यहाँ में थोड़ा सा 1-2 जिनमें डाउट हो सकता है आपको। चाइनीज लेटर देखने के लिए अपन को अलवर्ट स्टेनिंग करना पड़ती है, अलवर्ट स्टेनिंग अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। आप जितनी देखो, आप जितनी इमेज देख रहे हैं, बाकी सारी इमेज में ब्लू और रेड कलर आपको दिख रहा है, लेकिन ये वाली जो इमेज है इसमें आपको ग्रीन कलर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्टेनिंग ही अलग है, इसके लिए अपन को अलवर्ट स्टेनिंग करना पड़ती है। अलवर्ट स्टेनिंग के थ्रू ये चाइनीज लेटर में दिखते हैं, कॉइनोबैक्टरम डिप्थेरिया। ड्रम स्टिक कुछ हमारा इस तरह से होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। जितने आपको जो इमेज में दिख रहे हैं नीचे, ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। ड्रम स्टिक अपीयरेंस कुछ इस तरह से दिखेगा, बम्बू स्टिक अपीयरेंस इस तरह से दिखेगा, जीएनसीबी सेफ्टी पिन की तरह कुछ इस तरह से दिखेंगे ना, ध्यान देना आप, है ना। सेफ्टी पिन मतलब सिर्फ पिन की तरह नहीं दिख रहा, देखो आप इस इमेज को, तो सेफ्टी पिन मतलब कुछ इस तरह से इमेज है आपकी, और यहाँ पर तो भरा हुआ है, बीच में तो खाली है ना, तो इसको अपन सेफ्टी पिन अपीयरेंस बोलते हैं। और आगे फिर ग्राम नेगेटिव बेसलाई में तो बहुत सारे आते हैं, सारे के सारे जो है वो एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। तो इस इमेज के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि बैक्टीरिया किस किस तरह से दिखते हैं, जो जिनकी अपीयरेंस अलग है थोड़ी,
जैसे चाइनीज लेटर हो गया, ड्रम स्टिक हो गया, बम्बू स्टिक हो गया, सेफ्टी पिन हो गया, किडनी सेफ हो गया, लेंस सेफ हो गया। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा होते हैं। और मैंने तो देखा है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें एक आध क्वेश्चन जरूर आता ही आता है इसमें मार्फोलॉजी से, है ना, अपीयरेंस से, कि कौन सा बैक्टीरिया किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होता है। अब ये किस वजह से, कौन सा किस वजह से दिख रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। जैसे ये चाइनीज लेटर दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं, ये ड्रम स्टिक दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, ये अपन आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। और बैक्टीरियोलॉजी में एक चीज एक बार में ही कंप्लीट नहीं होती, आगे जाके फिर मैंने कल भी परसों भी यही चीज बोली है, बैक्टीरियोलॉजी में आपको बार बार मुड़ के देखना पड़ता है ना। जब मतलब अभी चल रहे हैं तो आगे का देखना पड़ता है, आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। बैक्टीरियोलॉजी में जिसको ये चीज आ गई उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी बहुत इजी लगती है, और जिसको ये चीज नहीं आई, बार बार मुड़ के देखना जिसको नहीं आया, उसको माइक्रोबायोलॉजी बहुत टफ लगती है। काफी कुछ चीजें अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी में। थोड़े बहुत शॉर्टकट ट्रिक वगैरह भी बनी है, वो आपको ओवरव्यू की क्लास में मिलेंगी। तो फिलहाल आप पढ़ो, याद करने के लिए मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। आप कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपन आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। इससे अगला टॉपिक अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। हाउ टू नो विच वेसिलाई आर एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट, ठाकुर ने लिखा है। ठाकुर, जब अपन ग्राम स्टेनिंग करते हैं और ग्राम स्टेनिंग में अगर बैक्टीरिया स्टेनिंग नहीं ले पा रहा ना, तो वो ग्राम पॉजिटिव की तरह दिख रहा है ना नेगेटिव की तरह दिख रहा है, बहुत धुंधला दिख रहा है। इसका मतलब अपन को उसको दूसरे से करके देखना है, अपन को AFB से करके देखना है, और AFB में उसकी स्टेनिंग अच्छी हो गई, इसका मतलब वो बैक्टीरिया AFB है। बड़ा सिंपल, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ बढ़िया, देखो शेखर ने लिखा ग्रेन्यूल से करते हैं अपन, तो ये अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। ऐप ओपन क्यों नहीं हो रहा राजेंद्र, सबके ओपन हो रहा है। मैंने खुद भी एक स्टूडेंट की तरह अपने अलग से मोबाइल में लेके रखा है, ताकि मैं बार बार चेक करते रहूं कि ऐप अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऐप में अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम चल रही है कि जूम से इंटीग्रेशन उसका नहीं हो पा रहा है। वो भी आज शाम तक, आज शाम को मेरी मीटिंग है हमारी LMS कंपनी से, तो आज शाम तक लगभग लगभग सॉल्व हो जाएगी वो भी, है ना। तो बाकी ऐप बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप थोड़ा सा आप डाटा वगैरह रखा करो मोबाइल में, मोबाइल का डाटा वगैरह, इंटरनेट का पैक वगैरह रखा करो अच्छे। इंटरनेट पैक अभी फिलहाल एक आध महीने के लिए अच्छा बड़ा इंटरनेट पैक डलवा लो, है ना। कहीं वाईफाई आपको मिलता है तो वाईफाई से जाकर क्लास डाउनलोड कर लो। बाकी ऐप बहुत अच्छा चल रहा है, मैं खुद भी बार बार दिन में 2 बार चेक करता हूँ, मेरी टीम बार बार चेक करती है कि ऐप में कोई इशू तो नहीं आ रहा है। जब भी किसी स्टूडेंट का मैसेज आता है तो हमारी टीम पहले चेक करती है ना। अमोल ने लिखा दिल्ली में लैब टेक्नीशियन। अमोल अभी मुझे नॉलेज होगा तो मैं बता दूंगा, है ना, फिलहाल अभी कोई नहीं आई है। संडे को क्लास नहीं रहती है जीतन, संडे को हम हमेशा ऑफ ही रखते हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि संडे के दिन आपका टेस्ट रहता है, तो संडे के दिन आप टेस्ट दे दिया करो। फिलहाल आप संडे को कोई क्लास नहीं रखते अपन, ठीक है। फिर हमारी टीम को भी, हमारी टीम जो रहती है उसको भी छुट्टी की जरूरत होती है भाई, है ना। 24 घंटे और 7 दिन थोड़ी काम करा सकते हैं। जितनी टीम रहती है वो संडे के दिन ऑफ पे रहती है, छुट्टी पे रहती है, तो संडे के दिन कोई क्लास नहीं होती, ठीक। चलो, तो ऑफ ही सही है ना, एक एक दिन तो रेस्ट चाहिए भाई। ठाकुर ने लिखा बहुत मजा आ गया सर आज की क्लास में, ऐसे ही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ठाकुर, अपन ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, और साथ साथ में मेमोराइज करने के लिए ट्रिक वगैरह भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, माइक्रोबायोलॉजी आप मुझ पे छोड़ दो, बहुत अच्छे से अपन करेंगे। चलो, गुरुवार अमोल ने लिखा गुरुवार जिंदगी सुधर जाएगी। बढ़िया, अच्छे से मेहनत करते हुए चलो भाई, आप लोगों को इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। और बहुत ज्यादा हेडेक भी मत पालना, बहुत ज्यादा टेंशन भी मत करना है, एंजाइटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पढ़ाई की, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐप को डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड, अगर कोई इशू आ रहा है तो एक बार डिलीट करके दोबारा से डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना, है ना। साइन अप पे मत जाना, थोड़े से कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। साइन अप में दोबारा से फिर पैसे मांगने लगता है, आपको लॉगिन करना है। आपको अपनी सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड नॉलेज होना चाहिए, तो आप एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके आप ऐप को दोबारा से कर सकते हो, तो हो सकता है थोड़ी बहुत जो इशू आपके चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। गुड डे, जय हिंद।